चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी हम लोगों ने वन वेरिएबल कैलकुलस मतलब जो इंटीग्रल कैलकुलस था, तो सिंगल इंटीग्रेशन वाला पार्ट कर रहे थे। तो अभी स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रेशन। देखो मेनली इन सब में क्या है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी बहुत ज़्यादा है नहीं। मेन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से कर सकते हो? तो इंटीग्रल कैलकुलस की कोई सी भी बुक ले लो, ऑलमोस्ट हर बुक में सेम थ्योरी है, सेम क्वेश्चन हैं, एक जैसा ही है। तो कोई सा भी इंटीग्रल कैलकुलस का बुक ले लो, जैसे थॉमस फिन्नी की है वहाँ देख लो, या कोई भी फॉरेन ऑथर, इंडियन ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स आती है इंटीग्रल कैलकुलस की, जैसे शांति नारायण की है, या जैसे मेरे पास अभी गोरख प्रसाद वाली है, कई सारी बुक्स है हुआ। सो फॉरेन ऑथर का भी कोई भी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाली, जैसे क्रेजिंग्स की आती है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो देख सकते हो आप। BS ग्रेवाल की आती है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस तरह से कोई भी एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस का आप जस्ट एक बार थ्योरीज देख लो, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस ट्राई कर लो, जैसे आप लोग को आते हैं। बट प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आप है ना, वरना आप भूल जाते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। तो उस तरीके से सो अभी कुछ हम लोग मेनली क्वेश्चन में फोकस करेंगे, कुछ सॉल्व करके देख लो। उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर में, इस पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन कम से कम हर साल आता ही है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर चेंज करने पे। तो हालांकि अभी एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो एक क्लास और लगेंगे, मुझे लगता है आज, और एक क्लास और लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग है ना PYQ डिस्कस करेंगे, जैम में जो आए हैं, चाहे जैम मैथ में या जैम स्टैट्स में या गेट स्टैटिस्टिक्स में, इन तीनों एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर इंटीग्रल कैलकुलस पे हैं क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ है, गेट का और जैम का भी, आप वहाँ देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो चलो तो आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो जैसे डबल इंटीग्रेशन में क्या है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिंगल इंटीग्रेशन, हम अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल इंटीग्रेशन। जैसे तो मेनली यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन में जो है डेफिनेट ही होगा, लिमिट दे रखा होगा आपको, और आपको इंटीग्रेट करने हैं उसको, है ना। सो जैसे सिंगल इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं इस तरीके से, मान लीजिए fx dx a to b, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, एरिया ऑफ द कर्व अंडर। तो इसमें क्या होता है कि ये कोई फंक्शन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यही फंक्शन है आपका, है ना, ए बी, और आपका जो है दिस इज y इज इक्वल टू fx। सो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये वाला जो स्ट्रिप है, ये जो स्मॉल स्ट्रिप को dx बोलते हैं हम लोग, है ना, ये dx है, मतलब x एक्सिस पे स्मॉल पार्ट है, और इसको आप क्या कर रहे हो, ये fx है ना। तो इस पोर्शन का जो एरिया निकालो, ये रेक्टेंगल है, आपको दिखा है, जो मैं व्हाइट कलर कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ dx है, और या देखो लेंथ है ना, सो लेंथ इंटू विड्थ, सो लेंथ dx है और विड्थ fx है। तो fx इंटू dx क्या है, ये एक्चुअली इस वाला जो मैंने सेट किया उसका एरिया है, और अगर आप x को a टू b वेरी करा दिए तो एरिया आ गया ना। तो वैसे ही कुछ डेफिनेशन डबल इंटीग्रेशन का भी है ना। तो जैसे इसको अगर आप देखोगे डेफिनेशन में, तो ऐसे लिखता है ये लोग, समेशन fxi dxi, इस तरीके से समेशन xi पे कर देता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देता है ना, उस तरीके से। आप देखोगे डेफिनेशन ऐसा लिखा रहेगा ना, fxi dxi i फ्रॉम 1 to n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हालांकि इन सबसे ज़्यादा मुझे मतलब है नहीं, है ना, हमें तो क्वेश्चंस मेनली सॉल्व करने का अप्रोच देखना है। बट इसमें लिमिट एज अ सम जो था वो वन वेरिएबल में इंपॉर्टेंट था, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन टू वेरिएबल में क्या है, तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू fx बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, यही है। above x एक्सिस, ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, above x एक्सिस, सो above x एक्सिस ये है। अच्छा, तो क्या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर आप ऐसा लिखो dx, या dx के बजाय dy dx, dy की वैल्यू 0 टू fx, यहाँ 1 है, और
ए टू बी, क्या दोनों इक्वल है डिफरेंट है? ठीक है ना? तो आप इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना? सो यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, मतलब कहने का मतलब ये है। सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज दिस, यहाँ पे मैंने dy लिखा है और उसकी लिमिट है 0 टू fx, y की लिमिट है। आप सिंपली वन का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट कर दो तो y होगी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही आ जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम चीज है, तो दे आर द सेम थिंग। सो ये इसी चीज को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अच्छा, जैसे अभी आपके पास क्वेश्चंस आएगा इस तरह का, f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, लेट्स से ये है x a टू b और y c टू d, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये एरिया है? हाँ हाँ, दिस इज नॉट एरिया, है ना, ये एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एरिया कब है? जब यहाँ वन है, सो दिस इज द एरिया ओनली। तो इन जनरल दिस इज नॉट द एरिया, है ना, वो कर्व एक्चुअली एफ एक्स वाई कोई कर्व है, मतलब लाइक आप ऐसा सोच सकते हो कि दिस इज समथिंग लाइक जैसा ना, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं ना, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स ए टू बी, ये हमारे पास है वाई डी एक्स ए टू बी। तो वैसे ही उसी तरह से इसको मैं हम लोग लिख सकते हैं z डी एक्स डी वाई ए टू बी सी टू डी, हालांकि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो दिस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम अंडर दिस कर्व व्हेन x lies between a to b and y lies between c to d, है ना। सो ये होगा, या इसी को आप चाहो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे मैं इसको कन्वर्ट किया, सो आई कैन कन्वर्ट दिस एज, क्या लिख सकते हैं, dz dx dy, तो z की वैल्यू रख दो 0 टू z या fxy, है ना, जैसे यहीं पे मैं इसको y रख सकता हूँ, तो इस तरह से, या ठीक है ना। तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें देख लो एक बार, इंटीग्रेशन पहले देखा है ना, तो ये लिखना सेम ही है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम नॉट एरिया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, 3D जो फिगर होता है उसका वॉल्यूम आता है। सो वॉल्यूम ये होगा जहाँ पे z है ना, 0 टू z है, यहाँ कुछ और लिख सकते हो आप, मैंने fxy को z लिख दिया था, यहाँ आप fxy लिख सकते हो, यू कैन राइट fxy इस तरीके से। सो वॉल्यूम अंडर जो कर्व आपका ये है f ऑफ x, y, ठीक है ना, इस तरह से होगा। फॉर या एबव जो रीजन होगा x की वैल्यू क्या है यहाँ पे a टू b और y की वैल्यू c टू d, इस तरीके से। तो इसको r लिखा रहता है ना, तो ये एक्चुअली उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोजेक्शन, वो आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है हमारे पास, अब जैसे सिंपली मान लो ऐसा है 1 dx a टू b, 1 dx dy and 1 dx dy dz, तो क्या क्या मीनिंग हुआ, बताओ वन बाई वन। और एक हमारे पास है ये वाला fx dx a टू b, और एक होगा fxy dx dy। और अभी हम कुछ इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, मान लो fxyz, है ना। अच्छा यहाँ पे ट्रिपल तो लिखा ही नहीं, इसमें बात होना चाहिए ना। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन सिलेबस में नाम लिखा ही, लिखना चाहिए था इसको, इसने बस क्या लिखा है, डबल इंटीग्रेशन, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम टू डबल इंटीग्रेशन से ही आ जाएगा, है ना, डबल इंटीग्रेशन से ही आ जाएगा जी। सिलेबस में 3D और वो ज्ञान ये में है।
हाँ यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम जो है टू मतलब टू डबल इंटीग्रल से आ जाएगा, एरिया सिंगल इंटीग्रल से भी आ जाएगा, डबल इंटीग्रल से भी आ जाएगा, वो लिखने का तरीका अलग अलग है, ऐसे ही चीज। डबल इंटीग्रल ही है सर। हाँ आर्क लेंथ जो है, तो आर्क लेंथ भी सिंगल इंटीग्रेशन से ही आ जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका। तो इन सब का जस्ट फॉर्मूला है फाइंड करने का। एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन में वही है कि लाइक एरिया निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, है ना, या लेंथ निकाल लो कर्व का जनरली। सिलेबस का यही है सर। तो देखना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन का डिटेल में यहाँ पे होगा नहीं, है ना। सो फिर वही मीनिंग वही है ना, इस तरीके से। तो यहाँ मान लो ऐसा हो सकता है dx dy dz, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे ना। यहाँ तो मेरे को पता है कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, यहाँ हो सकता है फंक्शन हो, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है ना। ये वाली चीज इसके इक्विवेलेंट है एक्चुअली, और ये वाली चीज इसके इक्विवेलेंट होगी, है ना, समझा ना, उस तरह से होगा एक्चुअली। तो यहाँ अगर फंक्शन रहेगा तो अदरवाइज, सो दिस विल रिप्रेजेंट एरिया, है ना, और ये भी रिप्रेजेंट करेगा एरिया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो हालांकि ये लेंथ आ गया इंटरवल का, ए टू बी इंटरवल का लेंथ आ गया ना, तो ये तुम्हें यहाँ पे जो भी रीजन रहेगा, मान लो ये रीजन आर है तो उसका एरिया दे देगा। यहाँ पे जो भी है मान लो क्या लिख दूं, कुछ भी लिख लो, डी है ना, डी कोई डोमेन है ना जहाँ पे डिफाइंड है, समझ इस तरह से। सो ये एक्चुअली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली चीज, और ये भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। कुछ लिमिट्स होगा यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे रीजन है ना, सो आर ही लिख लो सपोज इस तरीके से, या कुछ और रीजन लिख सकते हो ना यहाँ तो लिखना चाहो तो, पर ये देख लो क्या है ना, कोई रीजन आर होगा, कोई डी होगा उस रीजन पे, ये है। तो मेनली तुम्हें सीखना क्या है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन में क्यों सिखाना चाह रहा है। एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन हमें जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में जो 2 डायमेंशनल जो रैंडम वेरिएबल होगा उसका पीडीएफ जो लिखोगे तो वो भी 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन। तो मेनली आपको सीखना हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रेशन, है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस तरह से कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस, और बाकी कुछ डाउट्स होगा देख लेंगे, फिर पीवाईक्यूज देखेंगे, समझ तो आएगा तो है उसके हिसाब से मान लो सिंपल, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, रिमान इंटीग्रेशन और ये सब उस तरह डिफाइन नहीं करूंगा, जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है ना। हमें मेनली सीखना है कि क्योंकि आप लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वो रिमान इंटीग्रेशन से शुरू करते होंगे, डबल इंटीग्रेशन भी, फिर रिमान इंटीग्रेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस दिखा के कि कन्वर्ज करेगी या इंटीग्रल हमेशा फाइनाइट होगी, फिर वो आगे करता है। हमें थ्योरेटिकली नहीं देखना चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट वे में, हमें एप्लीकेशन के थ्रू देखना है कि हाउ टू यूज, है ना। सो क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, उसका यूज कैसे करना है वो देखना है। कॉलेज में सर डबल वेरिएबल तो उतना डिटेलिंग नहीं है, सिंगल में ही रिमान पढ़ाया जाता है। हाँ डबल में भी रिमान उसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, वो डिस्क के थ्रू डिस्क लेके फिर उसको dx dy करके उस तरह से डिफाइन किया होगा। जैसे अगर तुम देखोगे ये जो डबल इंटीग्रेशन है, लेट्स से मान लो fx y है, तो इसको भी तुम देखोगे समेशन के थ्रू उसने रिप्रेजेंट किया होगा, समेशन के थ्रू जाके रिप्रेजेंट करेगा, बट उसकी जरूरत नहीं है, हमें थ्योरेटिकली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मेनली हमें सॉल्व करना है, कैन वी सॉल्व इंटीग्रेशन। जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और मैं सॉल्व भी करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे सॉल्व कैसे करना है। जिन लोगों को आइडिया उनके लिए आसान लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है सॉल्व करने में, तो उनको थोड़ा हेल्प होगा। बट आप अभी सॉल्व करके देखो, ठीक है ना, इसमें नहीं रहोगे हो जाएगा सॉल्व कर लेंगे, वैसा नहीं। सो अच्छा हाँ, तो अभी सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। सर वो लास्ट स्लाइड में ट्रिपल इंटीग्रल इफ एक्स वाई जेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी को आइडिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आई थिंक वॉल्यूम ज्यादा कोई हम पढ़ते हैं नहीं, थ्री से ज्यादा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। किसी को आइडिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नहीं वो फंक्शन तो है, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यू आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन ओवर सम रीजन, तो कुछ रीजन पे इसका इंटरप्रिटेशन तो मुझे नहीं पता है, कुछ इंटरप्रिटेशन होगा।
आई थिंक इसका तो कुछ आइडिया नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा, पता नहीं। सो ये जनरली इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सो वेयर यू विल फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस रीजन, जो भी रीजन दिया होगा यहाँ पे है ना, सेट ऑफ एक्स वाई जेड कुछ इस तरह से होगा आपके पास, एंड कुछ कंडीशन होगा उस पर इंटीग्रेट करना है। इसका कोई इंटरप्रिटेशन मुझे आइडिया नहीं है, ये तो सिंपली लेंथ आ जाता है इंटरवल का, है ना। तो लेंथ जो भी है आपका x का, वो इसका लेंथ दे देगा वो, तो ये तो लेंथ आ जाएगा सिंपली, है ना। ये लेंथ आ जाएगा इंटरवल का, जो भी इंटरवल है यहाँ पे, है ना। सो ये इंटरवल ए बी का लेंथ आ जाएगा सिंपली, यहाँ b माइनस ए आ जाएगा ना, ये इस तरीके से। ये इस रीजन r का एरिया दे देगा, एरिया ऑफ रीजन r आ जाएगा यहाँ पे। ये है वॉल्यूम ऑफ, ये जो भी है रीजन d आ जाएगी, जो भी रीजन है यहाँ पे, इस तरीके से। ये फिर से ये एरिया है क्योंकि यहाँ fx है ना। तो ये था कि एरिया अंडर y इज इक्वल टू fx above x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, ऐसा होगा। ये है वॉल्यूम ऑफ z बराबर वॉल्यूम अंडर z इज इक्वल टू fxy when that point xy belongs to region R। इसका कोई यार इंटरप्रिटेशन मुझे पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। आई थिंक कुछ है भी नहीं, जस्ट ये आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, तो कभी जरूरत पड़ जाएगी। आई डोंट, हाँ। सो अभी क्या है, जैसे मान लो सिंपल कुछ क्वेश्चंस पहले करके देखो, और कहीं डाउट है तो बताना, या मैं सॉल्व करता हूँ। अदरवाइज जैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं अगर रिवाइज कराऊं, जैसे होता क्या है कि जैसे सपोज एक मैंने केस डिस्कस किया ना, कि जैसे मान लीजिए ये है रीजन, सो दिस इज y इज इक्वल टू fx, सो दिस रीजन कैन बी रिटन एज, है ना, ये मान लो a है, ये b है, और इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या क्या होगा, सो एक तो आपने लोअर क्लास में क्लास 12 में पढ़ा होगा fx dx, so simply fx dx a to b, or you can simply write dx dy, so dx dy मतलब dy dx लिखना बेटर है। अब देखो आपको डिसाइड करना पड़ता है डबल इंटीग्रेशन में कि when to write dx dy, when to write dy dx। आंसर दोनों से आएगा, बट डिपेंड्स कि किसी एक तरीके से आसान हो सकता है कैलकुलेट करना, दूसरे तरीके से डिफिकल्ट हो सकता है कैलकुलेट करना। तो आपको ये खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आइडिया लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या लिमिट लेना बेटर है ना। जैसे अभी मैं dy dx यहाँ लिख रहा हूँ, तो पहले हम y की लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको आइडिया होगा हाउ टू टेक लिमिट्स, प्रोबेबिलिटी हमने काफी इस तरह क्वेश्चंस किए हैं, बहुत जरूरत पड़ती है इसकी कि हाउ टू टेक लिमिट्स। अभी फिर से भी डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, इस बैच में, मतलब डबल इंटीग्रेशन नहीं, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, तो वहाँ डबल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे सिंपली आप अगर देखो, जैसे मैंने ये रीजन लिया, सो यहाँ पे ये जो है ना, इसका बाउंड्री देखना आपको, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है। सो हेयर y इज 0, हेयर y इज fx, तो आपको बाउंड्री देखना है। सो आपने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सो यू सी द लोअर बाउंड्री, यू सी द अपर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री क्या है, y इज इक्वल टू 0, अपर बाउंड्री क्या है, y इज इक्वल टू fx। अब आपको देखना है ये जो आपने ये स्ट्रिप बनाया, स्ट्रिप बोलते हैं, ये मूव कराएंगे तो कहाँ तक जा सकती है लेफ्ट मोस्ट, और कहाँ तक जा सकती है राइट मोस्ट, मतलब लेफ्ट मोस्ट देन राइट मोस्ट, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे a है ना, ये है x इज इक्वल टू a, और ये है x इज इक्वल टू b। सो लिमिट विल बी x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। सो ये दोनों इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट है ना, दिस टू। तो क्लास 12 में हम इसके थ्रू एरिया निकालते थे, जो क्लास 11 12 में कॉन्सेप्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का 12th क्लास का, तो हम लोग क्या करते थे, इसके थ्रू फाइंड करते थे, है ना। और अभी क्या है, इसके थ्रू फाइंड करेंगे, बात बराबर ही है ना, किसी के थ्रू फाइंड कर लो, तो यू कैन फाइंड, किसी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो। मुझसे एक चीज नहीं बनता है। क्या, ये डबल इंटीग्रेशन से क्या नहीं बनता है, मतलब बीएससी में, मतलब कोरोना के टाइम में तो वही लिखता की पढ़ा था, उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं। कोई बात, अभी पढ़ लो, देखो हो जाएगा। हाँ हेलो, लिमिट लेना प्रॉब्लम करता है। अभी बाद में फोन करना, अभी क्लास में हूँ मैं, ठीक है, 11 के बाद फोन करना। सो हाँ,
क्या कुछ कह रहे थे? तो देखो आगे, प्रॉब्लम होगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम क्वेश्चन बताओ जहाँ प्रॉब्लम होगा, है ना, सारा सॉल्व हो जाएगा। मैंने जैसे कोई एक क्वेश्चन मिले जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर मत करो, उसको नोट कर लो, क्लास में डिस्कस करो या किसी से डिस्कस करो, मतलब उसको सीख लो ताकि उस टाइप की प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो उसको सॉल्व करते चलो, एक एक कॉन्सेप्ट को आप अगर सॉल्व करते चले तो सब कुछ ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका कवर। सो देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, तो ये मतलब इस तरह का रीजन है। जैसे अब ये मुझे इसका एरिया निकालना है तो ये एरिया यू कैन राइट लाइक दिस, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। यही बाद में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा तो वॉल्यूम देख लेंगे, है ना। सो वॉल्यूम में क्या होता है, जनरली आपको देखना होता है कहां से कहां तक कर्व मूव कर रही है, तो वो तो उसके थ्रू देखें। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, तो पहले डबल इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। सो आपको सिंपली आंसर निकालना है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये है। सो सिंपली इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करके देखो क्या आएगी। पहले आप सॉल्व करो तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। और अगर कुछ प्रॉपर्टीज अगर लिखना हो उससे पहले तो प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हो। उसमें क्या है कि जनरली क्या है कि जैसे प्रॉपर्टीज में क्या है, ये है जैसे आपको अब क्या करना होता है सिंपल, जैसे सिंगल इंटीग्रेशन में होता है। मान लो f प्लस जी टू फंक्शन है, लेट्स से fxy प्लस gxy और यहाँ मान लो dx dy है, जो भी रीजन है, यहाँ पे कोई रीजन r है, तो आप सिंपली इसको ब्रेक कर सकते हैं सम ऑफ टू इंटीग्रल्स में, ठीक है ना। सो यू कैन सिंपली ब्रेक दिस इनटू सम ऑफ टू इंटीग्रल्स। इस तरीके से, अगर माइनस भी है तो भी ऐसा किया जा सकता है, माइनस है तो भी ऐसा हो जाएगा। और सेम स्केलर मल्टीपल केस में भी होता है। मान लो ऐसा है कहीं पे कांस्टेंट टाइम फंक्शन है ना। सो अगर आपके पास कांस्टेंट टाइम फंक्शन है तो ये रीजन r है ना, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। यू कैन जस्ट इंटीग्रेट रीजन r पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी सिंपल है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल है ना, अभी वैसा इंटीग्रेशन में है नहीं, वन वेरिएबल में भी है बाई पार्ट, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो ऐसा कुछ यूनिक मतलब वो नहीं है कि जहाँ हर जगह आप लगा सको प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल, ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं है। सो देखो कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। सो ट्राई करो आप लोग। सो पहला सिंपल क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन cos x प्लस वाई dy dx। देखो y लिखा हुआ है तो यहाँ y की लिमिट पहले होगी, तो y की लिमिट है पाई बाई 2 से पाई और 0 से पाई बाई 2। तो आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी लिमिट कौन सी है? तो जनरली क्या होता है हमारा कन्वेंशन कि जैसे ये dy है तो ये पहली लिमिट y की होगी, ठीक है। कुछ बुक में उल्टा भी लिखता है तो आपको देखना पड़ेगा कैसे लेगा। और ये x है तो x की बाहर वाली है, तो यहाँ x बराबर 0 से x बराबर पाई बाई 2, ऐसा क्वेश्चन है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, आसान है हालांकि। तो आपको क्या करना है, इसको अगर सॉल्व कर रहे हो आप तो आपको क्या करना है सिंपली कि आप इसको इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट मान के, यही करते हैं ना कि यू अज्यूम x एज ए कांस्टेंट। आप सिंपली इसको, तो cos y प्लस सम कांस्टेंट है तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है है ना। तो ये आपका cos साइन का डेरिवेटिव cos का प्लस साइन, इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो ये हो जाएगा आपका, समझिए साइन x प्लस वाई और इसकी लिमिट हो जाएगी y बराबर पाई बाई 2 से y इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेशन अभी एज इट इज रखो, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अभी ये dx ऐसा ही रहेगा। मैंने भी क्या किया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में किया और ये y की लिमिट है, तो है ना। स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको नहीं आता है, ज़्यादातर लोग तो आता ही आप में से। सो बस एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, सिंपली आप इंटीग्रेट कर लो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपका 0 से पाई बाई 2 है, y की जगह अपर लिमिट तो ये आ जाएगी साइन x प्लस पाई माइनस साइन x प्लस पाई बाई 2। चेक करो भाई, यही रहेगा। तो इस तरह से आ गया। अब आगे
आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पाई प्लस थीटा आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स। अब साइन 90 प्लस थीटा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 है तो पहले तो कॉस बनेगा पाई बाई 2 के टर्म में या 3 पाई बाई 2 के टर्म में रहता है तो कॉस बनता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये कॉस एक्स होगा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब, तो माइनस ऐसे ही रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो ये माइनस प्लस कर देगा इसको, सो कॉस एक्स अब माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना प्लस साइन, तो साइन एक्स। अब इसकी लिमिट ले लो आप 0 टू पाई बाई 2, तो जस्ट मतलब 1 बाई 1 इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेशन कुछ अलग नहीं है, जस्ट आपको 1 बाई 1 इंटीग्रेट करना है। पहले हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिंपली आप पुट कर दो वैल्यू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 ये हो गया, माइनस cos 0 माइनस साइन 0, पुट कर लो इसकी वैल्यू, तो cos 90 डिग्री कितनी 0 साइन 90 1, तो ये हो गया -1 माइनस cos 0 1 साइन 0 0, तो -1, तो ये -2 हो गया। पर चेक कर लो कैलकुलेशन, तो हमने कहा एरिया है, अभी हमने थोड़ी कहा एरिया है, हाँ इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, वो इंटीग्रेशन नेगेटिव आ सकती है। अगर तुम जैसे कोई फंक्शन का कोई ऐसा फंक्शन है, मान लो इस तरह का फंक्शन है, तुम इसको a से b में इंटीग्रेट करो, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई इस तरह का फंक्शन है और इसको तुम इंटीग्रेट करो इस में तो नेगेटिव आएगा, सिंगल इंटीग्रेशन में बता रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन नेगेटिव आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो बोल रहा हूँ वो एक्स एक्सिस के ऊपर का कर्व होता है तब जाके वो एरिया देता है। ये तो क्या था फंक्शन, और इनटू आपके पास वो था, ये वॉल्यूम एक्चुअली ऐसे देखोगे तो, लेकिन उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा रीजन क्या है ना, उसके हिसाब से। तो अभी हमें वो उतना ध्यान नहीं देना, हमें जस्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। दिस इज -2, नो प्रॉब्लम, जस्ट हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, आप लोग सॉल्व करके देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन आपके पास e की पावर x प्लस वाई dx dy, यहाँ इन्होंने dy dx लिखा है, सो dy dx, तो dy dx क्यों लिखा है? सो यहाँ पे है, चलो dy dx ठीक है। अब लिमिट जो है आपके पास 1 to log y है, तो इसको dx dy लिखना चाहिए ना, dx dy, और यहाँ है आपके पास लिमिट है 1 to log y। अब देखिए लिमिट में वेरिएबल आ गया, एंड 1 to log 8, तो इस तरह क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था कि x y दोनों की लिमिट कांस्टेंट थी, अब यहाँ पे एक में वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा यहाँ dx लिखा हूं तो ये x की लिमिट है, x की लिमिट x, और ये y की लिमिट है। तो फिर से वैसे ही है, आप क्या करो, इसको लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर y, ब्रेक कर लो, और ब्रेक कर लो, या वैसे भी आपको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, अज्यूमिंग y एज अ कांस्टेंट। अब y को कांस्टेंट अज्यूम करके आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो e की पावर x प्लस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस वाई ही रहेगा। अब मुझे x की लिमिट पुट करनी है, x की वैल्यू थी 1 से लेके x की वैल्यू log y, ये पुट करना है। अब dy, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज रखो 1 to log 8, पहले ये सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 1 to
log 8। अब y की जगह अपर लिमिट पुट करो पहले आप, एक मिनट सॉरी, x की जगह ना, x की लिमिट है तो ये हो जाएगी, हाँ क्योंकि x की लिमिट है ना, सो ये हो जाएगी e की पावर log y प्लस वाई। इसको ब्रेक भी कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो e की पावर x इंटू ई की पावर y। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, e की पावर x इंटू ई की पावर y, क्योंकि e की पावर x प्लस y को हम लिख सकते हैं सिंपली, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। मतलब तरीके से आप नोट को इंटीग्रेट कर लो, आंसर मैच कर लो क्या आता है, बस ये देखना आपको आता है कि नहीं आता है ना, तो सबको आता तो है ही इंटीग्रेट करना। e की पावर log y इंटू ई की पावर y माइनस e की पावर 1 इंटू ई की पावर y dy। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि x की जो वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट, जैसे सिंपल इंटीग्रेशन में करते हैं आप। अब e की पावर log y किसके इक्वल आएगा, y के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन दे आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, है ना। सो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, सिंपली यू कैन, सो ये हो जाएगा 1 to log y मतलब log 8। अब ये y टाइम e की पावर y माइनस e की पावर 1 e रहने दो इंटू e की पावर y, कॉमन ले सकते हो या जैसे तुम्हारी मर्जी हो, सो है ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा अब इसको इंटीग्रेट कर लो, बाई पार्ट से कर लो या कैसे भी समझ आया तुम्हें, है ना। सो 1 to log 8, चाहो तो अगर e की पावर y कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा y माइनस ई डी वाई। सो y माइनस ई की पावर y डी वाई, ओके, तो y माइनस ई की पावर y डी वाई। बताओ इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, कैसे करोगे इंटीग्रेट, बाई पार्ट से ना, सो बाई पार्ट से करके देख लो, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ कुछ लोगों के लिए। सो y माइनस ई को बाहर कर लो पहले, एंड e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y माइनस इंटीग्रेशन y माइनस ई का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y dy। अभी पहले इंटीग्रेट कर लो फिर बाद में लिमिट रखना, लिमिट है 1 to log 8, ठीक है। सो इक्वल टू, अब जहां जहां आपको y दिख रहा है अपर लिमिट पुट करो, यू जस्ट पुट अपर लिमिट, ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा log 8 माइनस ई इंटू में e की पावर log 8, ये तो अपर लिमिट हो गई। अच्छा इसको इंटीग्रेट नहीं किया तो इंटीग्रेट कर लो, 1 इंटू ई की पावर y, e की पावर y के इंटीग्रेशन e की पावर y, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो एट द एंड आपके पास e की पावर y ही आना है, ठीक। अच्छा कॉमन भी ले सकते थे हम, कोई बात नहीं। सो माइनस ई की पावर log 8, तो ये अपर लिमिट पुट हो गया, जहां जहां y था हमने अपर लिमिट रख दिया। अब माइनस, तो ये एक साथ रख लो, लोअर लिमिट जहां जहां y है उसको 1 रखो, तो 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1। सो यू विल हैव log 8 क्या होता है, बेस तो e है ना यहाँ पे, तो वैसे ही रहेगा 3 log 2 कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ तो पावर बाहर आ जाता है, तो 3 log 2 हो जाएगा। सो 3 log 2 माइनस ई की पावर log 8 के इक्वल हो जाएगी, माइनस ई की पावर log 8 के इक्वल हो जाएगी, तो ये तुम्हारा हो गया अपर लिमिट, माइनस ये सिंप्लीफाई कर लो, तो ई माइनस ई स्क्वायर माइनस ई कट गया, तो माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ठीक है, तो अब फाइनली आ गया, इनटू कर लो, तो 8 3 24 log 2 माइनस 8e, ये मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड इस 8 को, एंड माइनस 8 प्लस ई स्क्वायर। चेक कर लो, आप कुछ इसमें डाउट हो तो बताओ, यही हो जाएगा कुछ। ठीक है, हाँ 8e, तो यही आंसर आ जाएगा। मतलब किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, ये तो आपको पता ही है हाउ टू इंटीग्रेट। सो देख लो अगर कहीं प्रॉब्लम किसी को आ रही तो बताओ।
तो सिंपल इंटीग्रेशन है। अब ये तो क्वेश्चन आप सॉल्व करो अगर समझ आए तो। हाँ लिखो, क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन अभी है इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा रूट हटा दो, चलो सीधा रख लो ऐसे ही अभी आसानी के लिए। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन 0 to√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है 0 to 1। क्या सॉल्व कर पाओगे? ट्राई करो जरा। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, नहीं हो तो बताना मुझे। ऐसे ही है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई 0 to x। अगर डी एक्स डी वाई भी है इस तरह से लिखा हुआ तो आपको समझना है कि ये y की लिमिट है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये y की लिमिट है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। 1 to 2। फिफ्थ क्वेश्चन है सर थर्ड का 5/4 into log 1 plus √2 आ रहेगा। पता नहीं, आंसर बताओ तो देख लेते हैं क्या है, चेक करेंगे कितना आया। सर 5/4 हाँ into में log और log का log of 1 plus √2 ये आ रहा है। ओके बाकी लोग वेरीफाई करो कि आपका भी यही आंसर आ रहा है, अगर नहीं आएगा फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, आप ट्राई करो पहले। नेक्स्ट जैसे ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है इवेलुएट इंटीग्रल, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं ना, सो इवेलुएट इंटीग्रल लेट्स से सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ऑन द रीजन बाउंडेड बाई, ऑन द रीजन बाउंडेड बाई, ऐसा लिखा रहता है x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y equal to 1। क्या आप इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे? आप ट्राई करके देखो। अब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन है कि ऑप्शंस रहेगा, है ना, आपको पूछेगा वैल्यू क्या है। ट्राई करो इसको। सर फोर्थ का आ रहा है 5/4 log 2। आप लोग आंसर फाइंड करो सब लोग और बताओ मुझे क्या आ रहा है।
सर 5 का बनता है 6 आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर है 1/6। चेक करो। सर ऐसे ही ले लेंगे ना लिमिट से y1 माइनस x तक 0 से और x को 0 से 1 तक। हाँ, इसका ग्राफ बना लोगे तो आसान रहता है। सर पहले का आंसर y/4 आ रहा है। अच्छा चलो, तो ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी π/4 है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी डी बता सकते हैं लोग। बाकी ट्राई करो, मैं सॉल्व करूंगा एक एक क्वेश्चन, तुम ट्राई करो पहले इसको। लोगों को सीखना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि आता होगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन कर लो ना, कई बार क्या होता है यहाँ पे आता है एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। सर इंटीग्रेशन 8/x² + y² का फॉर्मूला क्या होता है सर? टाइम इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। tan इनवर्स 1/a बाहर रहता है या नहीं रहता? हाँ, 1/a tan इनवर्स x/a। हाँ, फिर गलत। सर क्वेश्चन 4 यही आया है, y/4 log 2। अच्छा ये आ गया, ठीक है। बाकी ये ट्राई कीजिए, 8 क्वेश्चन है, क्विकली कंप्लीट कीजिए इसको। हाँ सर, पहले का आंसर वही आया लॉग वाला। अच्छा वही है, ठीक है, ओके। अब एक बार सॉल्व करो, जो भी ना हो आप मुझे बताओ, मुझे कौन से सॉल्व करना है। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 π/4 log 2 सही है। अच्छा, सर 6 का 128/5 आया। 6 का 128/5। यस सर। ओके, सर वही था ना, पहले दो पैराबोला बनेंगे थे इंटरसेक्शन से पॉइंट्स वगैरह निकाल हाँ। के। हाँ, सिंगल में भी हो सकता है।
किसका, कौन से क्वेश्चन का, कौन सा, 1 2 3 4 5 6 5 पाई माइनस 1/2। अच्छा, सो पाई माइनस 1/2। ठीक है, देखिए एक बारी। कुछ का 1/6 है, चेक करो क्या है। सर 7 का 8 आ रहा है। सर एक बार 8 क्वेश्चन पढ़ ना, वो फोन पे देख। 8th है 4x + 2, ठीक है, फंक्शन, और dx dy लिमिट है y/2 से √y, स्क्वायर रूट ऑफ y, ओके सर। और 0 to 4, ये है 0 to 4। अब पहले इतना कर लो, इसमें बताओ कौन सा डाउट है, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ये देख लो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। सर 9 वाला का आंसर होगा 1 - cos 1। 9th का आंसर 1 - cos 1। अच्छा, ये 9th, नहीं 1 - cos 1 है। ये कुछ सर बाउंड्री वाला जो क्वेश्चन है ना सब, वो मुझे नहीं आता, वो सिखा दीजिएगा। ये वाला 5th वाला, ये जो बाउंड्री लेके जो कार्ड लेके करना पड़ता है, वो मैंने किया नहीं था। कौन से, 5वां नंबर ना, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, ये। हाँ सर 9 तो सही है, यही आ रहा है। और सर 8 में अगर मैंने वैसे देख लिया, 8 एक्चुअली 7 का वो कन्वर्ट वाला फॉर्म है जिसमें वेरिएबल चेंज कर देते हैं, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि वो x² से √y पे चला जाएगा और 2x से y/2 पे। तो जिन लोगों को आइडिया है एक्चुअली कि ये जो क्वेश्चन है 7 8 सेम ही क्वेश्चन है और 9 10 सेम ही क्वेश्चन है, बस ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है ना। सो 7th 8th एक ही क्वेश्चन है, बस ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है, और 9 10 सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि आप देख पा रहे हो या सॉल्व कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सर हो गए। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ ये बताओ, मुझे 5वां सॉल्व करना चाहिए, एंड 5वां हो जाएगा, 6ठा भी हो जाएगा। बताओ भाई, मैं 5वां सॉल्व कर दूं? देखो पहले 5th कर देता हूँ, फिर बात। हाँ, दोनों एक जैसा ही है। तो पहले आपको जब भी बोले कोई इंटीग्रेशन करो ओवर बाउंड्री ऑफ सम रीजन, तो पहले उस रीजन का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर आप डिसाइड कर पाओगे लिमिट क्या है। तो आप पहले इसका क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, अभी 2 वेरिएबल इंटीग्रेशन हम लोग अभी ज्वाइंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसकी खूब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें हमेशा सपोर्ट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको, और इवेंट दिया होगा सपोर्ट का सबसेट, उस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही सपोर्ट दिया रहेगा लेस देन इक्वल टू, तो ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ 5वां। सो 5वां ये आपके पास x² + y² dx dy, रीजन है x = 0, y = 0 और xy = 1, ठीक।
ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो अब क्या करना है आपको, ठीक है ना, x0 y0 x प्लस y1। अब सिंपली इसका आप ग्राफ बना लो। तो x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x बराबर 0 की इक्वेशन है ये लाइन, दिस। अब x प्लस y इक्वल टू 1, ये लाइन, तो यहाँ पे 1 पे इंटरसेक्ट करेगी ये, और ये 1 पे। तो आपका बाउंडेड रीजन ये आ गया। इस रीजन पे आपको करना है इंटीग्रेशन। तो ये जो मैं रीजन सेट कर रहा हूँ, इस रीजन पे आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, सो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, ठीक। सो इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, सो अब तुम्हें लिमिट डिसाइड करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब आप लिमिट डिसाइड कर लो। तो देखो इट्स अप टू यू, आप डी एक्स डी वाई लिखना चाहते हो या डी वाई डी एक्स लिखना चाहते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप डी एक्स डी वाई लिखना चाहो या डी वाई डी एक्स लिखना चाहो, लिमिट उसके हिसाब से होंगी, लेकिन आंसर एंड में सेम ही आएगा दोनों तरीके से, ठीक। तो देखिए, अगर पहला मैं करूं डी एक्स डी वाई, पहले मुझे एक्स की लिमिट देखनी है, पहले मुझे एक्स की लिमिट देखनी है। तो आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रिप बोलते हैं। तो एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखो ये बाउंड्री क्या है, व्हाट इज द लेफ्ट बाउंड्री और व्हाट इज द राइट बाउंड्री। वो जो आपने स्ट्रिप ड्रॉ किया उसका बाउंड्री देखना है आपको, कि वो जो टच कर रही है लेफ्ट साइड में किसको टच कर रही है, और राइट साइड में किस कर्व को टच कर रही है, कर्व को। तो इस कर्व की इक्वेशन कितनी है, x इज इक्वल टू 0, और इस कर्व की इक्वेशन लिखनी है आपको x के टर्म में, x इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस वाई, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, एक्चुअली आपको इसको इंटीग्रेट करना उस रीजन। तो यहाँ पे आप x लिखा आपने dx, तो यहाँ पे x बराबर 0 से x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई आपका x का लिमिट था। अब आपको ये जो स्ट्रिप आपने बनाए हैं, अब ना ये मूव करेगी अब ऐसे, तो बॉटम पे कहाँ तक आ सकती है और टॉप पे कहाँ तक जा सकती है, इस तरीके से। तो जो पूरा रीजन कवर करना है उसको, तो पूरा रीजन कवर करना है, तो बॉटम पे आएगी तो y बराबर 0, और अगर टॉप तक जाएगी, रीजन यहाँ तक है, तो ये रीजन है y बराबर 1 का लाइन है। तो ये जो रीजन है ना, ये जो स्ट्रिप बनाया हमने हॉरिजॉन्टल, ये मूव करेगी ऐसे, y एक्सिस की लिमिट जब लेनी है तो ऐसे मूव करेगी। तो आपको देखना है कि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक कवर हो रही है, तो y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक कवर हो रही है। तो y एक्सिस यहाँ 0 पे है, और टॉप कहाँ तक जा रही है, तो रीजन यहाँ तक है, तो 1 तक है। तो ये 0 से 1 है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, मान लो मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ कि मान लो मैं ये करता हूँ। सो अभी मुझे यहाँ dy मैंने लिखा ना, अच्छा ठीक है कर दिया। सो मैंने यहाँ dy लिखा ना, सो dy मतलब मैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक स्ट्रिप बनाऊंगा, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। पहले मुझे dy की, अब देखना आपको ये जो मैंने स्ट्रिप बनाए हैं, इसका लोअर बाउंड्री क्या है और इसका अपर बाउंड्री क्या है, y के टर्म में, ठीक है। तो ये है y बराबर 0, और ये है आपका y बराबर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ लिमिट होगी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब फिर से, अब आपको x की लिमिट चाहिए, तो अब देखो ये x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है। तो फिर से लेफ्ट मोस्ट जाएगी स्ट्रिप, तो यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ x बराबर 0 है, और राइट मोस्ट आएगी तो यहाँ तक आ सकती है, जहाँ तक रीजन है तो यहाँ तक आ सकती है, और ये x इज इक्वल टू 1, तो 0 टू 1। अब आप इंटीग्रेट करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब इंटीग्रेट करके देखो, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है। ठीक है, देख लो, इसको इंटीग्रेट कर लो सिंपली। अब तो यहाँ अगर ऊपर वाला सॉल्व करूं, तो आप x को बस इंटीग्रेट करोगे, y कांस्टेंट रहेगा, तो अभी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। सो x³ बाई 3 और x टाइम y स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। बाकी एज इट इज रखो आप, 0 टू 1 dy। पहले इसको सॉल्व कर देता हूं, तो इक्वल टू है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई का होल क्यूब
बाई 3 प्लस 1 माइनस वाई टाइम वाई स्क्वायर, अपर लिमिट रखनी है, मतलब जहां पे x है उसको रिप्लेस करना 1 माइनस वाई से। तो आपके पास ये आ गया, ये अपर लिमिट हो गई माइनस, सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे माइनस लोअर लिमिट, सो जीरो रख दो, जीरो पे तो जीरो ही हो गया, तो वो नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट dy, क्योंकि जीरो पे जीरो ही हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, अब फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या तो आप ओपन कर दो या जैसे भी समझ आता है, पहले सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। 0 to 1, तो ये 1/3 1 माइनस वाई का होल क्यूब है, इसको ओपन कर लो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब dy, तो यहाँ से आ गई 1/3 1 माइनस वाई के क्यूब का इंटीग्रेशन, 1 माइनस वाई की पावर 4/4, लेकिन y के साथ -1 भी है कोएफिशिएंट, तो -4 लिखना पड़ेगा, प्लस y की पावर 3/3 माइनस वाई की पावर 4/4। ठीक, अब इसकी लिमिट है 0 to 1, तो पहले आप 1 रखो, जहां जहां y दिख रहा है यू रिप्लेस 1, तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगी, है ना, ये अपॉन -4 है, तो ये हो जाएगी 0 प्लस 1/3 माइनस 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जीरो रख दो, तो जीरो रखोगे तो वहां आएगी 1/-12, इधर जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगी, चेक कर लीजिए, तो 1/12 प्लस 1/12, ओके, तो 1/6 आंसर आ गया। अब आप चेक करो, तो एक तरीके से 1/6 आया, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व करो तो भी आंसर यही आएगा, आप इसको सॉल्व करो दूसरे तरीके से, तो इससे भी आंसर 1/6 ही आएगा। तो फिर तुम्हारा ठीक है भाई राजा, तुम्हारा डाउट था ना, ठीक है ये, हाँ सर, ओके, सो अब देखो और कोई क्वेश्चन करूँ, अभी मैंने फिक्स कर दिया, और कोई क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, आप लोग देख लो परी। हो गया सबका, आगे बढ़े, ये तो सबका हो गया मतलब, यस सर, चलो तो ये तो हो गया, तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर लोगे, डबल इंटीग्रेशन। देखो अच्छा, इसको कैसे सॉल्व किया, किसने किसने ध्यान नहीं दिया, ये क्या सॉल्व हो सकता है 10th, किसने सॉल्व किया है इसको, किसने सॉल्व नहीं किया होगा 10th, सर इंटरचेंज करना पड़ेगा ना पहले। हाँ वैसे ऐसे सॉल्व होगा डायरेक्टली, सर x इक्वल टू y, मतलब आप y इक्वल टू x लीजिए हो जाएगा। अरे मैं तो समझ गया, बिना लिमिट चेंज किए इंटीग्रेशन होगा, sin x अपॉन x dx dy, मान लो y to 1 है, क्या दिया हुआ लिमिट, y to 1 0 to 1, क्वेश्चन ये है क्या बिना लिमिट चेंज किए इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नहीं सर, सो वैसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम sin x अपॉन x को डायरेक्टली, तो कोई रास्ता नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इसका फिर रीजन होता है कि ओके, तो आप इसमें देखते हैं कि जो x है उसकी लिमिट है y से 1, मीन्स x की वैल्यू y से 1 तक है और y की वैल्यू 0 से 1 में है, सो y इज बिटवीन 0 to 1, तो इसका आप ग्राफ बना सकते हो कि y बराबर x की ये लाइन है, x बराबर 1 की ये लाइन है, ठीक, ये y बराबर x, x बराबर 1 और y की वैल्यू 0 to 1, तो यही आ जाएगी, तो रीजन कौन सी बाउंडेड है, ये है x बराबर 0 से x बराबर 1, तो ये वाला रीजन आ गया। अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर, तो आप पहले आपको जो लिमिट है वो ड्रॉ करना है, उस लिमिट के बेस पे आपको फिर ऑर्डर चेंज करना है। अब देखिए आप जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो dx dy है, तो आप dy dx लिखेंगे आप,
ठीक है, फंक्शन सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, sin x अपॉन x फंक्शन सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, लिमिट लेना है y पे, ठीक है, तो आपको अब लिमिट लेना है y पे, तो dy है, मुझे y की लिमिट चाहिए इसमें, तो मैंने क्या कहा था, जब भी y की लिमिट चाहिए तो आप y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दो पहले, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिप, आपको देखना है लोअर कर्व क्या है और अपर कर्व क्या है इसका, ये देखना है आपको कि व्हाट इज द लोअर कर्व इस बाउंड्री का, व्हाट इज द अपर कर्व, है ना। स्ट्रिप बनाते हैं और इसकी इंपोर्टेंस इसलिए भी है, अभी चेंज नहीं हो रहा, अपर लोअर कर्व चेंज होगा तो लिमिट चेंज करनी पड़ती है, मतलब फिर दो पार्ट में इंटीग्रेट करना पड़ता है ना, तो आगे आएगा अभी। तो लोअर कर्व है y इज इक्वल टू 0, अपर कर्व है y इज इक्वल टू x, तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, सेम इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। अब ये स्ट्रिप मूव करेगी तो कहाँ से कहाँ, तो यहाँ पे y बराबर 0 तक, ये सॉरी x की लिमिट चाहिए ना, अब तो x की लिमिट चाहिए मुझे, तो x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, यहाँ तक आ सकती है। तो ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में x की लिमिट कितना कवर कर रही है x एक्सिस को, तो x को कवर कर रही है 0 से 1 तक कवर कर रही है, तो x है ना, x पे इसका 0 से 1। अब इंटीग्रेट करना आसान है, सो दिस इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट की तरह है ना, सो इंटीग्रेशन ये है 0 टू 1, तो आप sin x अपॉन x इज लाइक अ कांस्टेंट फॉर y, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, सो दिस इज y एंड द लिमिट इज 0 टू x, है ना, y की लिमिट है 0 से x। अब आप इंटीग्रेट कर लो, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास होगा, ये आ जाएगा x sin x अपॉन x, x 0 टू 1, और यहाँ हो गया dx, तो ये x x कैंसिल, नाउ इट इज इजी टू इंटीग्रेट, है ना, सो अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। सो नाउ यू हैव sin x dx, लिमिट इज 0 टू 1, अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, लिमिट 0 टू 1, चेक कर लो, तो पुट करोगे, सो माइनस कॉस 1 अपर लिमिट माइनस कॉस 0, अच्छा माइनस है ना कॉस 1 माइनस में मतलब ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, सेम फंक्शन यू हैव टू राइट अपर लिमिट माइनस सेम फंक्शन लोअर लिमिट, तो यहाँ से अब कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 0 1, तो 1 माइनस कॉस 1, कॉस 1 जो है ना, तो कॉस के साथ जो 1 एंगल में दैट इज 1 रेडियन, जो कि इक्विवेलेंट होता है अराउंड 57 डिग्री के, ठीक है ना, तो इस तरीके से, सो दिस इज एन रेडियन एक्चुअली। अब देख लो किसी को डाउट है इसमें, तो सो यहाँ हमने इनडायरेक्टली एक चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन कर लिया है। एक्चुअली चेंज ऑफ ऑर्डर में ये होता है कि जब आपको इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट हो वन वे, यू कैन चेंज द ऑर्डर, और कहीं कहीं एग्जाम में चेंज ऑफ ऑर्डर करके ही आपको ऑप्शन दिया होता है, एक इंटीग्रेशन दे रखा है, जैसे मान लो होगा क्या क्वेश्चन एग्जाम में कि एक बार ये क्वेश्चन है, अब ऑप्शन में इस तरह के 4 अलग अलग इंटीग्रल बना रखे, बोलेगा कौन इस इंटीग्रल के इक्वल कौन सा होगा 4 में से, तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, जैम गेट में भी, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेंज ऑफ ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। सो चेंज ऑफ ऑर्डर समझ आ ही रहा होगा आपको, करना क्या होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसमें करना क्या है, सिंपल आपको एक इंटीग्रेशन है ना, fxy dx dy, इसको चेंज करना पड़ता है आपको dy dx में, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, रीजन सेम रहेगा, लिमिट चेंज हो जाएगी जस्ट, तो यहाँ पे है ना, सो ये रीजन r है, ये रीजन r है, जस्ट आपको इसको उसमें चेंज करना है या उसको इसमें चेंज करना है। तरीका क्या है इसका, तरीका सिंपल है कि आपको सिंपली ये जो रीजन r है इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अब हेयर यू वांट टू टेक लिमिट x फर्स्ट, तो पहले x की लिमिट रखो फिर y की रखो, यहाँ पे सेम रीजन है बट आप y की लिमिट पहले रखोगे, x की लिमिट बाद में रखोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा क्लियर होता है, थ्योरेटिकली उतना है नहीं कुछ कॉन्सेप्ट, मेनली वही ग्राफ बनाना अभी करके दिखाया मैंने क्वेश्चन आपको कि ये चेंज ऑफ ऑर्डर ही किया हमने। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम एक्चुअली, तो हमें इसको चेंज करना पड़ा ऑर्डर, अब आसानी से आंसर आ गया, ये चीज है। सो कुछ क्वेश्चंस करके देखो आप चेंज ऑफ ऑर्डर के, मैं लिखता हूं कुछ क्वेश्चंस, आप ट्राई करो।
बिना ऑर्डर चेंज किए भी हो जाएगा। जैसे लिखो, ये है तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर dx dy, x की लिमिट है y बाई 2 से 1 एंड y की लिमिट है 0 से 2। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। सो हियर अगेन विदाउट चेंजिंग ऑर्डर यू कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली, यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। अब ये बोल रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy over the region D bounded by ये मान लो बोलेगा ओवर द रीजन बाउंडेड बाय अ ट्रायंगल या वेयर द रीजन आर, है ना, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा लिख लो, इज अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस with vertices 0 0 0 1 and 2, 2। अब सॉल्व करके देखो। तो दूसरा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आपको x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy है एंड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 0 1 2 2। तो ये इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर e माइनस 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर e माइनस 1। आइलर नंबर -1, एक आइलर कांस्टेंट अलग, आइलर नंबर अलग, ठीक है। e -1 सर एक बात बोलो सर। हाँ बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ मुझे ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा मैं ये जो टॉपिक था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या होता है। अच्छा तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी लेकिन उससे कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये मतलब पीएसपी से अभी तक का सबसे बड़ा डाउट यही था। हाँ, एक एक करके सारा क्लियर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस एक एक टॉपिक, तुम तो रेगुलर भी हो क्लास में, तो है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम्हें आती होगी, लेकिन जब क्लास रेगुलर अटेंड करने से क्या होता है, वो चीज़ें कोई 1% चीज़ें भी मिसिंग है तो वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सर सही है पहला, है e ना, माइनस 1। ओके। क्योंकि है ना, बच्चों को मान लो 70-80% चीज़ें आती है तो उसको लगता है 100% आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसको लगता है सब कुछ आती है, फिर एग्जाम में वही बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता, फिर उसको डाउट होता है गलती कहाँ हो गई, क्योंकि वो गलतफहमी आती है ना, आपको लगता है सब कुछ आता है लेकिन एक्चुअली नहीं आता है। जब आप पूरा सिलेबस एक बार कवर करते हो ठीक से, खुद से या समाओ किसी के साथ, मान लो टीचर के साथ, तो आपको जो थोड़ी बहुत कमियां आपको 10-20% की है वो दूर हो जाएगी उसमें। ये है ट्राई कीजिए इसको, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है।
सर थर्ड का हाफ साइन वन आ जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 3 का हाफ साइन 1। हाँ ठीक है। क्या सेकंड नहीं हुआ किसी का? सेकंड क्या है, इजी तो है। सर फोर्थ का वन आ रहा है। अच्छा, फोर्थ का वन आ गया। दूसरे का 1/8 आ रहा है। 1/8 आ रहा है। ओके, 1/8। बाकी लोग देखो जरा। सो सर फिफ्थ का 5/8। फिफ्थ का 5/8। यस सर। चेक कीजिए बाकी लोग कि आपका आंसर यही आ रहा है। कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5।
इन 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं या आपसे सब हो गया? किसी को डाउट है तो बताओ। सेकंड कर दो आप। सेकंड ओके ओके। पहले ग्राफ बनाओ ना, ये 3 पॉइंट है, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल से पहले तो अच्छा 9/8 ओके। सो पहले आप क्या करो कि उन पॉइंट से पहले आप ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के तीनों साइड की इक्वेशन लिखो और उसके बाद होगा फिर तीनों साइड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। चलो सेकंड में कर देता हूँ, अलग कर दिया लोगों ने। कोई डाउट है देख लो, एक सेकंड था तो मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy। रीजन है आपके पास एक पॉइंट है 0 0 है ना, और पॉइंट्स है आपके पास 0 0 0 1 2 2 0 1 x 0 y 1। सो दिस इज 0 1 2 2 1 2 1 2। सो ये है 2 2, इसको ज्वाइन कर लो, दिस दिस दिस। सर मैं 16/3 आया तो अच्छा 16/3 आया, चेक करते हैं चलिए। तो अभी क्या हमारे पास ये हमारा रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो इजी है, इसकी इक्वेशन तो दिख रही है आपको, 3 वर्टेक्स है ना, नाम देता हूं चलो, इसका नाम A, लेट से B, लेट से C। तो AC का तो इक्वेशन क्लियर है ना सबको। AC की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट AC, लाइन AC। Y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 1। अरे उल्लू, x बराबर 0। Y एक्सिस की इक्वेशन है x = 0, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = 0। अब इसकी इक्वेशन क्या है वो देखना है हमें। तो तुम्हें पता है क्या, इसका स्लोप निकाल सकते हो, यस सर। y2 माइनस y1 और अरे तुम्हें पता है ये ओरिजिन से पास कर रही है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी वो y बराबर mx टाइप की होगी, यस और नो। यस सर। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी y mx टाइप की होगी। कुछ नहीं आता, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, वहां पे था, बहुत सारे फॉर्मूले थे वहां पे, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म था, पॉइंट स्लोप फॉर्म था, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म थे लाइन की इक्वेशन निकालने के क्लास 11th में। तो कोई y बराबर mx प्लस c कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है, यही ले लो तुम। अब 0 0 पुट करोगे तो c 0 हो गई, और 2 2 पुट कर लो यहाँ पे, x को 2 y को 2। तो जब 0 0 पुट किया तो c तुम्हारी 0 आ गई। जब 2 2 पुट करोगे तो आ गई 2 बराबर 2m, तो m बराबर कितनी आ गई 1, तो c0 m1। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हालांकि दिख रहा था। तो लाइन पासिंग थ्रू, सो y = x, ठीक है, y = 1x, तो y = x की लाइन है ये। तो अब सिमिलरली ये लाइन है आपके पास, तो कोई भी लाइन है, लाइन की इक्वेशन y = mx + c है। तो ये हमारे पास यहां से आ गई, मेरे पास ये AB आ गई, ठीक है।
और जो AC है वो तो पहले से पता है x बराबर 0 है क्योंकि y एक्सिस है। अब हमारा चैलेंज है निकालना कौन सी लाइन सेगमेंट, BC। तो BC फाइंड करना है, तो अभी इक्वेशन होगी mx प्लस c। क्या क्या पॉइंट से पास कर रही है, 0 1 से, तो x को 0 y को 1 रख दो, इसमें x को 0 और y को 1 रखो, तो x को 0 y को 1, तो 1 बराबर c, तो c बराबर 1 आ गया। 2 2 से पास कर रही है, x को 2 y को 2 रख दो, तो 2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1, तो m इज इक्वल टू आ गया 1/2, चेक कर लो। तो द इक्वेशन ऑफ BC इज नाउ, इक्वेशन ऑफ BC इज, ठीक है, तो यहां से AB की इक्वेशन आ चुकी थी y बराबर x, इक्वेशन ऑफ BC इज y बराबर mx प्लस c, तो m इज योर हाफ, सो x/2 प्लस 1, ये आ गया। सो दिस लाइन इज y is equal to x/2 plus 1. So now you have equation of all the corners, है ना, lines of this region, जो सेलेक्ट रीजन है। तो देख लो अब, तो पहले अब मैंने x ले रखा है, अब देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अब डिसाइड करना कैसे रहता है कि मुझे dx dy लेना चाहिए, dy dx लेना चाहिए, मतलब ऑर्डर चेंज करे कि नहीं करे, तो वो डिपेंड है। मान लो अगर मैं dx dy लेता हूँ पहले, जैसे dx मेरा पहले है, तो मैं x के पैरेलल स्ट्रिप बनाऊंगा। अब ये स्ट्रिप यहीं तक मूव कर सकती है ना, ये वाली जो स्ट्रिप बनाया मैंने, दैट कैन मूव टिल हेयर ओनली, क्योंकि ये कर्व चेंज हो रहा है, ये कर्व कॉमन है, ये है। अब यहाँ से दूसरी स्ट्रिप वर्क करेगी, तो अगर मैं dx dy लिखता हूँ, तो मुझे दो पार्ट में इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? देखो, अगर मैं dx dy लेता हूँ, इसके लिए अलग इंटीग्रल और इसके लिए अलग, क्योंकि इसका लेफ्ट कर्व राइट कर्व ये है, इसका लेफ्ट कर्व। तो जब किसी स्ट्रिप में अपर लोअर कर्व चेंज हो रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन को दो पार्ट में करना पड़ेगा, है ना। तो जहां तक कॉमन कर्व है वहां तक एक इंटीग्रल, जब भी कर्व चेंज हुआ तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, दूसरी इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस। तो अगर मैं dx dy लिखूंगा, दो पार्ट में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसमें लिख के दिखा देता हूं फिर भी। सो एक तरीके से ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy। तो जब लोअर रीजन में बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है ना। So this line is y is equal to 2. Here the x is 2, है ना, and here x is 1. Okay. तो पहले मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रिप के बारे में। So यहाँ पे मेरा x का इक्वेशन है, लोअर कर्व इज x is equal to 0, राइट कर्व इज x is equal to y. So y तक, एंड अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 to 1। तो बस इतना कवर हुआ, अभी इस रीजन पे बस इंटीग्रेट हुआ है, ऊपर वाला बच गया है। तो प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy। और फिर से अब यहां स्ट्रिप बनाया, सो यू सी द लेफ्ट कर्व इज y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1, लेकिन x की लिमिट चाहिए आपको, सो यू हैव टू फाइंड द x। मैं क्या कर रहा हूं, हाँ ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द x। तो ये अभी y की वैल्यू x के टर्म में, यू चेंज इट टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम y माइनस 1, यस, सो 2 टाइम y माइनस 1। सो dx आप जब लिखोगे, सो लेफ्ट कर्व इन x के टर्म में, क्योंकि आपको x की लिमिट लिखनी है, तो x इज इक्वल टू आएगी 2 टाइम y माइनस 1 से लेके लेफ्ट कर्व, एंड राइट कर्व इज x इज इक्वल टू y, सो यहाँ y तक। And now y, so in this region y can move from this to this, क्योंकि ये रीजन कवर करना है आपको। So ये स्ट्रिप कैन मूव बिटवीन these two lines, y is equal to 1 to y is equal to 2। तो y की वैल्यू 1 से 2। तो सी y जब 0 से 1 में था, y जब 0 से 1 में था, तो इसका लेफ्ट कर्व ये था, y जब 1 से 2 है तो लेफ्ट कर्व चेंज हो रहा है, इसलिए दो पार्ट में करना पड़ा। द सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन अदर वे। सो एक तरीका से अब इसको अब इंटीग्रेट करना आसान है, यू कैन सिंपली इंटीग्रेट इट, x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। मैं चलो पूरा कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, एक मैं dx dy से सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से मैं dy dx करूंगा। तो यहाँ dy dx से सॉल्व करना आसान है, dx dy से थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे कि कौन सा वे आसान है, कौन सा एग्जाम में आप आसान वे चुनो, है ना। अभी मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ पूरा। सो अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो यहाँ से आगे आएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आप निकाल ही चुके हो, तो मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ।
तो इसको चलो इधर कॉर्नर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमने BC की इक्वेशन निकाली, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक। सो और इसको भी देखिए, तो अगर मैं कंटिन्यू करूँ इंटीग्रेशन, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल क्यूब बाई 3, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ और इसका लिमिट है 0 टू y dy। अभी ये लिमिट रहेगी 0 टू 1 प्लस सेम हेयर x प्लस वाई होल क्यूब बाई 3 जो लिमिट है, सो लिमिट होगा 2 टाइम y माइनस 1 टू y, ठीक है, एंड dy और यहाँ है 1 से 2। अब देखो ध्यान से, तो ये 0 टू 1, पहले सिंप्लीफाई करो इसको। सो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट y, y है ना, x की वैल्यू y 0 टू y थी, तो ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब 8y क्यूब बाई 3 माइनस, अब x की जगह 0 रखना है क्योंकि x की लिमिट 0 टू y है, तो x की जगह 0 रखना है, तो ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3, तो ये आ गया dy प्लस। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। सो यहाँ पे भी सेम चीज है, तो अपर लिमिट पुट करो y प्लस वाई, सो ये 1 से 2 है, यहाँ 0 टू 1 है ना, हियर इज 0 टू 1। सो नाउ x प्लस वाई होल क्यूब, y पुट करोगे तो 8y क्यूब बाई 3 माइनस 2 टाइम y माइनस 1, तो हमें रखना है x को 2 टाइम y माइनस 1, है ना, x को रखना है 2 टाइम y माइनस 1, तो 2y माइनस 2 मतलब, तो 2y प्लस वाई 3y माइनस 2 हो जाएगा। ओके, होल क्यूब अपॉन 3 dy, ठीक है। अब सिंपल सिंगल इंटीग्रेशन आ गया, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 8 माइनस 1 7/3 बाहर कर लेते हैं, y क्यूब का इंटीग्रेशन y 4/4 0 टू 1 प्लस, अब यहां ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो आप, तो सिंप्लीफाई कर लोगे, इंटीग्रेट कर लो है ना ऐसे ही, तो 1/3 बाहर कर लो चलो, एंड 1/3 बाहर किया तो 8y की पावर 4/4 माइनस, इसको इंटीग्रेट कर लो, 3 तो बाहर कर चुका हूँ पहले ही, सो 3y माइनस 2 की पावर 4/4, बट 3 कोएफिशिएंट भी है, तो यू हैव टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट, सो लिमिट 1 टू 2। चेक कर लेना कैलकुलेशन। चलो, तो अब इक्वल टू पुट कर लो, तो 7/3 इंटू 1/4 प्लस, अब इसको देख लो 1/3, तो पहले 2 रखना है, 2 की पावर 4, ये 4 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा, सो 16 इंटू 8/4 32 माइनस, पहले ये पुट कर लो 2 रख लो, तो 6 माइनस 2 4, 4 की पावर 4/4 इंटू 3, सो 4 की पावर 4 हो गया तुम्हारे पास, 4 की पावर 64/3 बचेगी, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 रख लो, सो 3 माइनस 2 1, सो 1/12। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे वहाँ पुट करना है ना, तो अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो 8/4 माइनस 1/12, है ये कैलकुलेशन तुम खुद करके देखो एक बारी क्या आ रहा है। सो फाइनली आ गया 7/12 प्लस, यहाँ से जैसे भी एलसीएम ले लो तुम, सो यहाँ 3 32 इंटू 3 माइनस 64,
सो 32/3 रहेगा, माइनस यहाँ एलसीएम ले लो, सो 2 - 1/12, 24 - 1, 23/12। तो फाइनली कितना आ गया? सीधा 32 × 4 - 23, तो यहाँ आ गया 1/3 इंटू डिनोमिनेटर में है 12, और वहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई कर दिया, सो 32 4 जा 128 - 23, सो 105। ओके, सो फाइनली कितना आ गया? 7/12 प्लस 3 से कैंसिल कर सकते हो इसको, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सो 35/12। 35 प्लस 7 कितना? 42/12, कैंसिल हो कितना होगा? 21/6, और कैंसिल करो 3 3 7 जा 3 2 जा 7/2 आ रहा है, चेक करो। सो एक मेथड से कितना लंबा हो गया ना, कितना टाइम लग गया इसमें। दूसरे तरीके से करते हैं इसको, सो काफी इसमें कैलकुलेशन हो गया। सो ये है ना, दिस वे इज वेरी लॉन्ग। तो यहाँ मैंने क्या किया, अभी जो सॉल्व किया वो किस तरीके से किया? सो अभी हमने dx dy से किया है, जो कि डिफिकल्ट है, शुरू में ही लग रहा था मुझे। अब इसको dx dy से सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को अब सॉल्व करेंगे dx dy से। सो इसी इंटीग्रल को सॉल्व करना है dx dy से। देखो, सो नाउ इफ यू सॉल्व यूजिंग dx dy, तो सी सेम इंटीग्रल है x + y होल स्क्वायर dy dx। अब तुम देखो इसमें जो लिमिट लगाओगे, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि हाउ टू, है ना, चूज dx dy dy dx। तो मैंने dx dy से करके दिखाया, कितना डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था। अब यहाँ पे एक लिमिट लोगे तुम, y पहले लिख रहे हो तो y की लिमिट लो, तो यू सी द लोअर कर्व और यू सी द अपर कर्व, ठीक है। तो यू सी द लोअर कर्व, तो y की वैल्यू, लोअर कर्व क्या है यहाँ पे, दिस इज y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x। अपर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x/2 + 1। अब ये हो गया। अब देखना ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव, तो ये लेफ्ट मोस्ट यहाँ तक आ सकती है, राइट मोस्ट यहाँ तक जा सकती है। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। ओके, तो अब देखो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही डिसाइड करना है कि क्वेश्चन देख के जिस वे में इजी हो वो चूज करो आप। तो सिंपली x + y का होल क्यूब बाई 3, एंड y की लिमिट है x2 x/2 + 1, 0 से 2 dx। अब देख लो, तो 0 से 2 अपर लिमिट, y की जगह रखो x/2 + 1, तो x/2 + x 3x/2, सो 3x/2 + 1 होल क्यूब बाई 3 है, माइनस लोअर लिमिट x है, x + x 2x मतलब 8x³ बाई 3 dx। अब देखो ये हो गया। अब ये इंटीग्रेशन उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो दिस इज इजियर। सो यहाँ से आ जाएगा सिंपली यू इंटीग्रेट, तो 1/3 तो बाहर ही कर लो, और 1/3 को बाहर करो। अब 3 मैंने बाहर कर लिया कॉमन लेके, अब इसको इंटीग्रेट कर लो। 3x है ना, सो ये है 3x/2 + 1 की पावर 4/4 इनटू में जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है 3/2 माइनस 8/3 रहने दो, x की पावर 4/4 लिमिट 0 से 2। देखो ज्यादा स्टेप नहीं लगे उसमें, कितना है ना, सो यहाँ से आ जाएगा। अब तो सिंपली यहीं पे लिख लो इक्वल टू, इधर ही आ जाएगा। सो यहाँ पे तुम सॉल्व कर लो अब, सो पुट कर लो, आंसर फिर भी यही आएगा। सो यहाँ भी 7/2 ही आएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट कर लो, तो ये dy dx से हुआ, वो dx dy से हुआ। सो आपको देखना है कौन सा आसान है, वो देख के लग जाता है, क्योंकि जब आप वर्टिकल स्ट्रिप पहले चूज करते हो तो इसका पूरा रीजन पे ये मूव कर रहा है, कहीं भी अपर और लोअर कर्व चेंज नहीं हो रहा है, तो एक ही इंटीग्रल में काम हो जाएगा। जब हम ऐसा ले रहे थे तो जब ये मूव करेगा रीजन पे, तो अब इसका लोअर कर्व चेंज हो रहा था, पहले ये था बाद में ये हो गया,
तो आपको ये भी डिसाइड करना है कब इंटीग्रेशन में प्लस करना है, कब नहीं करना है ना। यहाँ पे दो इंटीग्रल क्यों बना, तो इसका रीजन आपको समझ आना चाहिए कि जब मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया था तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक्चुअली, देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर किया था, सो यहाँ तक आके इसका लोअर कर्व ये था, लेफ्ट कर्व और राइट कर्व ये था। जब ये इसके ऊपर जाएगा तो लेफ्ट कर्व चेंज हो गया, तो ये अलग कर्व है, ये अलग कर्व है, तो मुझे इस रीजन पे अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इस रीजन पे अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन प्लस इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन। लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका अपर कर्व पूरा रीजन कवर कर रहा है, बॉटम कर्व पूरा रीजन कवर कर रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि dx dy लेना बेटर है, dy dx लेना बेटर है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एनीवे, सो ये हो गया तुम्हारा ये। अब बताओ इसमें और कोई क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम है आपको? तो ये 9/8 भी गलत है सारे। क्वेश्चन नंबर 4 का रीजन ड्रॉप बोला, क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ ये क्या है, x बराबर y टू मॉड y, ओके, dx dy x बराबर y टू मॉड y, ठीक है। सो द रीजन इज x is equal to y to x is equal to mod y 1 dx dy minus 1 to 1। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सो द रीजन इज x is between y to mod y and y is between minus 1 to 1। चलो यही ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास कर्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट यू सी द कर्व्स। तो जो कर्व्स हैं, सो यू विल पुट x is equal to y, you will put x is equal to mod y। so डिफरेंस क्या है? so ग्राफ बनाना है या इंटीग्रेट करना है सीधा? तो अगर सीधा सीधा इंटीग्रेट करोगे तो चेक करते हैं, ग्राफ बनाने का ठीक है मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। 1 का x, सो mod y माइनस y dy माइनस 1 to 1, ओके। अब यहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ mod y you cannot integrate it, so we have to break this into two parts। मैं भी करता हूँ, so minus 1 to 0 and 0 to 1, right? We have to break into this। so जब y की वैल्यू minus 1 से 0 है, नेगेटिव है, तो mod y is minus y, so this is minus 2y dy। when y is between 0 and 1, so this is y, so 0 dy। so the answer will lie here, so minus 2y, so minus 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर माइनस में लिमिट minus 1 to 0, minus 1 to 0, ये तो 0 ही हो गया। so 0 minus minus 1 हो जाएगा, है ना, मतलब जरा 0 पुट करता हूँ, minus 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। so answer is 1, okay। now come to the graph, है ना, वो रीजन कौन सा है जिस पे इंटीग्रेट हो रहा है ये। so the reason if you see, so ये जो लाइन है आपका, this is x is equal to y and you have to draw the graph of x is equal to mod y, x is equal to mod y। so first you decide x will always take positive value, तो मेरा लिमिट ले लेंगे इसकी y इक्वल टू 0 के x इक्वल टू y, नहीं x will be always positive, isn't it? yes yes, y can take any value, तो this is the graph। so मैं आपको कलर से बता देता हूँ, so this and this, ये जो अभी मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, this is the graph of this। so here is x is equal to minus y and here is x is equal to y, check, and this curve is x is equal to y। so this and this together makes this curve। now question comes to the limit, which reason you have to select। so y is between minus 1 and 1, so y is equal to minus 1
y is equal to 1. Okay, and x, ये थोड़ा ओपन ओपन बन रहा है तो नहीं नहीं देख चेक कर, ओपन नहीं बनेगा. सो सी y is equal to -1 to 1 है ना, एंड x की वैल्यू क्या है, y to root y, y to हाँ, सो x की वैल्यू है y to root y. So x, you will take a strip y to root y, x की वैल्यू जो है y to root y, x is equal to y. So this is the reason actually, ये है. So allow, this is the reason, but यहाँ पे आपको देखना है कि x cannot take negative value, right? x की वैल्यू y से root y है. अच्छा, चेक कीजिए क्या ये रीजन है. चलिए एक बार फिर से मैं इसको वो करता हूं. तो हमने क्या देखा है कि दिस कर्व इज y इज इक्वल टू, नहीं, x इज इक्वल टू y एंड दिस कर्व इज x इज इक्वल टू mod y एक्चुअली. ओके, बिकॉज दिस एंड दिस टुगेदर मेक्स x इज इक्वल टू mod y. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू mod y. सो हमारा था जो वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन x इज इक्वल टू y to x इज इक्वल टू mod y एंड y कैन टेक वैल्यू -1 to 1. बट यहाँ जो रीजन, इस बीच में कुछ है ही नहीं. यू नो व्हाट, व्हेन जब हमारा y की वैल्यू 0 से 1 में है तो y पॉजिटिव हो गया. तो जब y पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो mod y एंड y सेम ही हो गया एक्चुअली, isn't it? When y is between 0 and 1, so what do you think? Mod y is equal to y, yes or no? तो इसीलिए ऊपर कोई रीजन नहीं है और इसीलिए ये वाली क्वांटिटी 0 आई है. बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिखता, तो जब अगर इसी में मैं लिखूं, अगर इंटीग्रेट, यहां पे क्या हो रहा है, y to y ये हो रहा है एक्चुअली. मतलब अगर इसी इंटीग्रल को मैं दोबारा लिखता दो पार्ट में ब्रेक करके, तो y to y होता हो. क्लियर हुआ कि नहीं आपका? क्लियर है, एक्सप्रेसिटी करना पड़ेगा आपको. इसका ऑर्डर चेंज करके देखो, आपको और क्लियर समझ आएगा. अब ऑर्डर चेंज करके देखो, जाओ. फिर तो 0 हो जाएगा. नहीं, तो इसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये दो कर्व है. अब हुआ क्या, जब y पॉजिटिव है दोनों कर्व मैच कर गया, सो देयर इज नथिंग बिटवीन देम एक्चुअली, सो यू कैन नॉट इंटीग्रेट ओवर दैट एक्चुअली. सो यहाँ जो भी इंटीग्रेशन हुआ इसका आया है 1. ओके, कुछ इसमें डाउट है तो पूछिए, अगर अभी कुछ रह गया तो. नहीं सर, अभी मैं सॉल्व करके देखूंगा. हाँ, करके देखो आप. यस, तो व्हाट आई वांटेड टू से, अगर आपको जैसे कंफ्यूजन हो तो व्हाट यू थिंक यू डू दिस वे. आपका क्वेश्चन था कि y2 mod y dx dy और यहाँ पे है -1 to 1. So you can write -1 to 0 y2 mod y dx dy plus 0 to 1 dx dy y2 mod y. So what I want to say, when you have y 0 to 1, mod y is just y only. तो ये लिमिट y से y में ही हो गई. और जब किसी इंटीग्रल का लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आती है, वो 0 होता है. हाँ, तो इसलिए 0 हो गई थी. यहाँ भी आप देख सकते हो, अगर एक बार इंटीग्रेट कर भी लिया आपने, सो -1 to 1, तो mod y माइनस वाई dx, नहीं dy. सो यहाँ भी आप, वही मैं कर रहा था, मैं उस तरीके से सॉल्व किया था उसको. सो यहाँ से आप देखेंगे, यू ब्रेक इनटू दिस, सो दिस क्वांटिटी इज 0 बिकॉज दिस y इज इक्वल टू y ओनली. अब जब यहाँ y नेगेटिव है तो y नेगेटिव है
तो मॉड y की वैल्यू यहाँ माइनस वाई है, सो दिस मॉड y इज माइनस वाई, वाई बिकॉज y -1 से 0 में है और यहाँ y क्या है 0 से 1 में पॉजिटिव है, तो मॉड y इज y, यहाँ लिमिट y से y हो गया, दिस इज 0 और यहाँ y से माइनस वाई है, तो इट्स फाइन। और वही हमारा रीजन था, आप देखो ध्यान से, तो ये y ये हाँ, सो ये रीजन मेरा है, ये रीजन पे इंटीग्रेशन यहाँ हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों कर्व सेम ही हो गया, ये वाला भी यही है और ये वाला भी यही है, हाँ, तो इसीलिए 0 हो गया एक्चुअली। तो वो लाइन पे इंटीग्रेशन हो गया, डबल इंटीग्रेशन लाइन पे तो 0 होता है। ठीक है। सो इसमें और कोई क्वेश्चन रह गया आपका? चेंज ऑफ ऑर्डर आप लोग कर दोगे, जस्ट आपको एक ग्राफ बनाने हैं रीजन का एंड देन यू हैव टू जस्ट चेंज द ऑर्डर। आप कुछ क्वेश्चन चाहो तो लिख लो और एक दो क्वेश्चन करके देखो, या हम लोग चेंज द ऑर्डर है ना, एग्जाम के पेपर्स भी देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें मिल जाएगा, चेंज द ऑर्डर पे आता है फॉर्म पे। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो आप समझिए जरा, सिंपल, ये जैम का ही है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको समझ आएगा, ऐसे आप कर लेंगे इजीली, बट एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर चेंज करके बताओ ये किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर देंगे, एक बार देखिए करके। सो द इंटीग्रल इज, मैं आई लिख देता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से, एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, नहीं यहाँ डी वाई डी एक्स है, डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज डी वाई डी एक्स 0 to 1, ठीक, एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स 0 to 1। आपको बताना है कि ये इंटीग्रल किसके इक्वल है, ऑर्डर चेंज कर दिया जस्ट इन्होंने, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज। सो सिंपली है ना, अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस कर्व, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सो दिस कर्व यहाँ चला जाएगा, सो यहाँ पे 2 पे टच करेगा, ये भी 2 पे टच करेगा, so this curve is y is equal to 2 minus x, this is y is equal to x square। अब x की वैल्यू क्या है 0 से 1, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो आप क्या है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 ही होगा, 1 पे 1 ना, हाँ, तो ये 1 पे आ जाएगा, तो y is between 0 to 1 and y बराबर x square to this, so ये वाला रीजन आई थिंक है। तो पहले आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे, यू हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ द रीजन जिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट व्हिच रीजन इज दिस। ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पे, है ना। सो हियर y इज बिटवीन x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एंड x इज बिटवीन 0 and 1। इक्वालिटी ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, सो इस तरीके से है। अब देखो हो क्या रहा है, सो दिस इज अ सिंगल इंटीग्रल, व्हाई, बिकॉज ये सिंगल इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि पहले dy है, सो व्हेन यू टेक y, सो बॉटम कर्व डजंट चेंज, टॉप कर्व डजंट चेंज, तो एक ही स्ट्रिप पूरा रीजन कवर कर ले रहा है बिना अपर लोअर कर्व चेंज हुए, तो इसलिए सिंगल इंटीग्रेशन है। लेकिन अब अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूं तो यहां पे जाके रुक जाएगा वो, क्योंकि इसका बॉटम कर्व ये है, लेफ्ट कर्व ये है, ओके है, बट जो ही ऊपर गया तो ये कर्व चेंज हो गया, लो लेफ्ट कर्व कॉमन है, राइट कर्व चेंज हो गया, सो यू हैव टू इंटीग्रेट इनटू टू फॉर्म। सो अब इसलिए दो पार्ट में करना पड़ेगा, तो जब आप यहाँ dx dy, ये पार्ट आया, ओके, सो dx dy कर देंगे आप तो आ जाएगा,
इंटीग्रेटिंग करना, बस छोड़ देना वैसे ही। सो यहाँ पे जब आप लिमिट ले रहे हैं x की, तो यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर रूट y है, तो 0 टू रूट y और यहाँ भी 0 टू रूट y। अच्छा मैं कौन सा कर्व लिख रहा हूँ, पहले तो मुझे एक लिखना है ना, तो मुझे पहले एक लिखना है, तो मैं पहले लोअर वाला लिखता हूँ 0 से रूट y, और ये क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है, y बराबर x स्क्वायर था तो 1 ही है यहाँ पे भी, और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके सो ये 0 से 1, और फिर जब 1 से 2 हो गया तो उस केस में ये कर्व है, तो लेफ्ट कर्व है x बराबर 0 और राइट कर्व है 2 माइनस एक्स। सो ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए, आप लोग का डाउट है तो बताइए मुझे। सो इफ यू हैव डाउट, मैं थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ 2 माइनस वाई है ना, ये होगा क्योंकि x की लिमिट है। सो हेयर द x इज 2 माइनस वाई, हेयर द x इज रूट वाई, हेयर द x इज 0, हेयर x इज 0। सो ये ओके है कि नहीं सबके लिए? हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। जी सर। इतना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना सोच के बता रहा है। देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं, और तुम देखो एग्जाम का ये लेवल है, इतना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना, और देख लो तुम। हुआ और नहीं है क्या क्वेश्चन? होगा और भी, तो ट्रेस नहीं कर पा रहा है। हाँ ये क्या है, ये तो गेट का वो है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीजर भी आ जाएगा इसमें, तो इंटीग्रल लिखना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ है। इंटीग्रेशन ये तो हो ही गया, एक ही क्वेश्चन ट्रेस कर पा रहा है बेचारा, और कोई क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन होगा जो ट्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है चलो बाकी अगले क्लास। हाँ अच्छा, इंटीग्रल वाला जो हमने भेजा था, ठीक है अभी नेक्स्ट क्लास में करता है, टाइम भी हो गया। तो चलो अभी हमने एक देखो सिंपल है, तो आपको डबल इंटीग्रेशन है क्या, सिंपल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, डीएक्स डीवाई की अलग मीनिंग है, डीवाई डीएक्स की दोनों अलग अलग इंटीग्रल होगा, है ना। हालांकि ऑर्डर चेंज करोगे तो दोनों को सेम बनाया जा सकता है उसमें, लेकिन अगर वैसे गिवन होगा तो दोनों, है ना। सो सिंपली सॉल्व किया जा सकता है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, वाई को कांस्टेंट लेके, फिर बाद में वाई के रेस्पेक्ट में फिर चेंज ऑफ ऑर्डर। तभी हमने देखा डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं और चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे करते हैं, दो चीजें। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो ठीक है चलो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। कुछ पूछना है तो बताओ।